ओके, रिकॉर्डिंग स्टार्ट होगी। आई जस्ट रिपीट द फर्स्ट फ्यू लाइंस, ताकि जो करंटली अटेंड नहीं कर रहे उनको उनको ये चीज जो है वो कन्वे हो जाए। सो व्हाट यू आर सेइंग दैट आप जो लोग सोशल नेटवर्क्स के साइड पे रिसर्च करने में इंटरेस्टेड हैं, दे आर गोइंग टू वर्क ऑन सम हाइपोथेसिस एंड दे हैव टू रन सम एक्सपेरिमेंट। सो इन ऑर्डर टू डू दैट, आपके पास कोई ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि आप एक्सपेरिमेंट किस चीज के लिए रन कर रहे हैं, और आपके पास एक हाइपोथेसिस होगा जिसको आप वेरीफाई करेंगे, जिसको आप चेक करने के लिए कोई मॉडल ट्रेन करेंगे। टू रन दोज एक्सपेरिमेंट्स आपको एनवायरनमेंट जो है उसको सेट करना पड़ेगा। फॉर दैट यू नीड टू हैव द कंप्यूटेशनल मशीन्स जिसको आप यूज करेंगे, मेमोरी रिक्वायरमेंट्स जो उसकी हैं, जो कोई और हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट्स हैं। व्हेन एवरीथिंग इज प्रिपेयर्ड, मॉडल की जो पहले से जो चीजें आपने उसको लेट से आपने कोई आउटलायर्स उसमें से पहले से निकाल दिए। सो वट एवर यू हैव डन इन ऑर्डर टू मेक एवरीथिंग रेडी फॉर दोज एक्सपेरिमेंट्स आर गोइंग टू बी पार्ट ऑफ द सेटअप। उसके बाद आपको अपने डेटा को प्रिपेयर करना पड़ेगा। कुछ डेटा सेट्स जो हैं दे आर extracted from social networks, and they are like presented in a way that they are going to be used for making complex networks. तो उसमें तो कुछ खास आपको प्री प्रोसेसिंग करने की जरूरत नहीं है। You just need to read that data and construct a complex network of it, और उसको आप experiments में use कर सकते हैं। So there is nothing special or extra that you would need to do, because that data already is in the form of nodes and edges. और अगर weighted network है या डायरेक्शन है, so whatever वो सारा उस डेटा सेट के अंदर प्रोवाइडेड है। Sometimes we need to present data from some other domain in the form of a network. कोई textual data है, images हैं, कोई protein के sequences हैं, anything, कोई roads का network है, anything that you want to evaluate using the network analysis techniques, तो आपको पहले उस data set को complex networks के तौर पे represent करना पड़ेगा. So in that case, you need to identify what you are going to define as a node and as an edge. For example, जैसे मैंने आपको अभी example दी कि अगर मैंने images के data set को in the form of a complex network present करना है, so all the images can be nodes, and if two images have a common object, तो उसको मैं एक edge के साथ join कर लूंगा, and I have the whole data set represented in the form of a network, और उसके बाद में नेटवर्क एनालिसिस के सारे टेक्निक्स जो है वो आप उस पर अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल शॉर्टेस्ट पाथ, या जो है मॉड्युलरिटी क्या है किसी नोड की, बिटवीन सेंट्रलिटी दो नोड्स के बीच में क्या है। सो एनीथिंग, ऑल दोस टाइप्स ऑफ टेक्निक्स जो हमने डिफाइन किए हैं नेटवर्क के लिए, दे ऑल बिकम अवेलेबल and applicable to such data once we present it in the form of a complex network. जैसे हमने बात की कि मॉडल को सारी चीजें पता नहीं हो सकती, डेटा के अंदर सारी इंफॉर्मेशन पॉसिबल नहीं है। सो every time we make some experiments we make assumptions. So in the assumptions we are going to define कि हमने कौन सी चीजें जो हैं वो प्री एज्यूम की हैं कि that is going to hold। ठीक है, तो assumptions में बाज दफा हम parameters को values सेट कर देते हैं, and we stay with those values throughout the experiment. We generally call them hyperparameters. तो let's say कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट है जिसके अंदर कोई थ्रेशोल्ड्स यूज हो रहे हैं, एंड दे से कि इन सम एग्जिस्टिंग वर्क और इन सम वर्क इन द पास्ट जो है थ्रेशोल्ड्स वैल्यूज ये यूज हुए थे, एंड आई एम गोइंग टू यूज दोज वैल्यूज। सो दोज वैल्यूज आर बेस्ड ऑन assumptions that you are assuming that those values are going to perform well, और आप throughout your experiment आप उन values को ना check कर रहे हैं ना उनको आप change कर रहे हैं। So anything that is not directly related to your experiment, तो उसको हम assumptions में डाल के उसकी pre-computed values जो हैं वो use कर लेते हैं, particularly in case of quantitative research. हमने जो टॉपिक मॉडलिंग यूज किए थे लास्ट एनएलपी के कोर्स में, जो लोग वहां से आए हैं, सो आपने देखा होगा कि टॉपिक मॉडलिंग में भी अल्फा और बीटा जो है दे आर द हाइपर पैरामीटर्स दैट कंट्रोल द वर्किंग ऑफ टॉपिक मॉडल्स। बट जनरली हम उनकी वैल्यूज एवेल्युएट करने की बजाय वी गो विद द प्री कंप्यूटेड एज्यूम्ड वैल्यूज, और बाद में हम हमारा फोकस टॉपिक मॉडलिंग की परफॉर्मेंस पे होता है रादर देन finding out appropriate values for those hyperparameters. In case of k nearest neighbors, we pre-compute or assume that the data set has got 5 or 4 or 3 clusters, और फिर हमारा जो सारी working होती है that is to identify those clusters in such a way कि एक cluster के अंदर जो objects हैं वो ज्यादा एक जैसे हो। तो हम इसको क्रॉस चेक नहीं करते कि 3 क्लस्टर्स होने चाहिए थे कि नहीं। हमारा मेन मकसद एल्गोरिथम का ये होता है कि उन 3 क्लस्टर्स के अंदर किस तरह से अच्छे तरीके से ऑब्जेक्ट्स को पॉपुलेट करें। सो we make some assumptions in all types of experiments, so you need to find out what assumptions you are making, क्योंकि एक एक्सपेरिमेंट में हम सारी चीजों को एक वक्त में फोकस नहीं कर सकते। So basically जब आप assumptions लेते हैं, so that is taking
योर फोकस ऑफ द नॉट इम्पॉर्टेंट थिंग्स, ताकि आप जो ऑब्जेक्टिव है आपकी रिसर्च का आप उसी के ऊपर फोकस कर सकें। तो आपने डेटा को प्रिपेयर किया, आपने कॉम्प्लेक्स नेटवर्क कंस्ट्रक्ट किया, और आपने कुछ assumptions ली, and as we said if the data is from some other problem domain, so you may need to do some pre-processing, otherwise it would be readily available for converting it into a complex network. जब हम नेटवर्क कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं, सो बिफोर रनिंग द मेन फोकस एक्सपेरिमेंट, हम थोड़ा सा अपने नेटवर्क को इवेल्युएट करते हैं, ताकि हमें अपना वी ट्राई टू अंडरस्टैंड द डेटा इन द नेटवर्क बेटर बिफोर गोइंग फॉर द एक्चुअल एक्सपेरिमेंट जो हम करना चाहते हैं। ये ऐसा ही है जैसे आप अगर टेक्स्ट के डेटा सेट को प्रोसेस कर रहे हैं, सो बिफोर कंडक्टिंग एक्चुअल एक्सपेरिमेंट के वो कितनी अच्छी एक्यूरेसी आपको दे रहा है किसी पर्टिकुलर क्लास ऑफ डॉक्यूमेंट को आइडेंटिफाई करने में, इट्स बेटर जस्ट टू फाइंड आउट कि आपके पास टोटल डेटा सेट के अंदर डॉक्यूमेंट्स कितने हैं, और आपके पास लॉन्गेस्ट डॉक्यूमेंट कितने वर्ड्स का है, आपके पास एवरेज डॉक्यूमेंट लेंथ क्या है, आपके पास टोटल वोकेबलरी क्या है, व्हिच इज सेट ऑफ यूनिक वर्ड्स, आपके पास मोस्ट रिपीटेड वर्ड्स कौन से हैं। सो दिस इज समथिंग दैट इज नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू योर एक्सपेरिमेंट्स, लेकिन अगर आप ये करेंगे तो आपको अपने डेटा सेट के बारे में, अपने प्रॉब्लम के बारे में जरा बेहतर अंडरस्टैंडिंग होगी, एंड दैट इज गोइंग टू बी हेल्पफुल। सो दैट इज आल्सो रिकमेंडेड इन केस ऑफ नेटवर्क एनालिसिस बेस्ड एक्सपेरिमेंट्स के आपने जब कॉम्प्लेक्स नेटवर्क कंस्ट्रक्ट कर लिया, जस्ट हैव अ लुक एट योर नेटवर्क कि आपके पास कितने नोड्स हैं, एजेस क्या है, मैक्सिमम वेट क्या है किसी एज का, मैक्सिमम डिग्री क्या है किसी नोड की। सो जस्ट ट्राई टू गेट अ फील फॉर योर नेटवर्क है किस तरह का नेटवर्क बना है। Then analyze the complex network. Now this is basically the part के जहाँ पे आप अपने particular experiment के ऊपर focus करेंगे कि अपनी जो analysis है, जो experiment का जो main objective है वो क्या है। क्या आप complex network के अंदर से वो communities identify कर रहे थे जिनका behavior एक जैसा है, क्या आप उसके अंदर में से influencers in the form of hub identify कर रहे थे, or were you interested in looking at the behavior of strong communities towards the weak communities. So whatever the main objective of this research is, फिर आप उसके लिए अपने experiments जो है वो conduct करेंगे, that is going to give you some outcome, और फिर आपने ये सोचना है कि what particular evaluation measures or metrics are going to use for this particular experiment। यानी अगर आपने ये देखना है कि large communities influence weak communities, तो आपके पास इस चीज को quantifiably present करने के लिए क्या measures हैं, ताकि हम ये डिटेक्ट कर सकें कि वो इम्पैक्ट कितना है, पहले लोग उसको किस तरह से डिटेक्ट कर रहे थे और आप किस तरह से उसको बेहतर तरीके से डिटेक्ट कर रहे हैं। सो दैट इज ओनली पॉसिबल जब आपने रेलेवेंट मेट्रिक्स जो है वो डिफाइन किए हों एवेल्युएशन के लिए, और आप क्वांटिफाइबली प्रेजेंट करें कि योर अप्रोच इज परफॉर्मिंग बेटर एज कंपेयर्ड टू अदर्स। सो दैट्स व्हाई ये चीजें जो है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। दिस इज ये जो मैंने आपको ये आउटलाइन प्रेजेंट किया, दिस इज सॉर्ट ऑफ a sequence that you need to follow for any kind of experiments, लेकिन particularly अगर आप नेटवर्क बेस्ड एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं, सो इन चीजों को आपको फोकस में रखना चाहिए, ताकि आप कोई चीज मिस ना करें और कोई ऐसा काम ना करें कि जो आपके रिजल्ट्स को डाउटफुल बना दे। ठीक है जी। जी सर। अच्छा, the rest of the slides are basically is a breakdown of what we just saw in the outline। उस पे मैं इतना टाइम नहीं लगाऊंगा, क्योंकि मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि ये चीज जो है ये आपको समझ आए और आप इस पे फोकस करें। कुछ मैंने आपको ऑलरेडी असाइनमेंट के अंदर रीडिंग टास्क भी दिए हुए हैं, ताकि आप उन पेपर्स को पढ़ें और अपनी की समरीज अपने पास नोट कर लें। तो जो लोग इस एरिया में पर्टिकुलरली रिसर्च करने में इंटरेस्टेड है, सो दिस इज गोइंग टू बी हेल्पफुल फॉर देम, ताकि वो उस अलोंग दोज लाइंस सोचें कि किस तरह से उन्होंने प्रॉब्लम पिक करना है, एंड किस तरह से उन्होंने अपने सॉल्यूशन को स्ट्रक्चर करना है, या एक्सपेरिमेंट्स किस तरह से कंडक्ट करने हैं। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट चीज जो है, स्लेट पे अभी तक आप लोगों ने कोई असाइनमेंट वगैरह सबमिट नहीं की, सो दैट इज हाईली रिकमेंडेड कि आप आज या कल तक जो है अपनी सारी असाइनमेंट्स जो है उसको अपलोड कर दें। ठीक है सर, असाइनमेंट स्लेट के ऊपर है? जी, स्लेट के ऊपर है, हाँ बिल्कुल। ठीक है सर। अच्छा, एंड सेकंड थिंग, आप बाकी लोग जो अभी जिन्होंने ज्वाइन किया है उनके लिए बता दूं कि जो डिटेल्ड सिलेबस है फॉर मिड एग्जाम वो मैं आपके साथ स्लेट पे शेयर कर लूंगा, तो आप स्लेट को देखें
और आज या कल तक लाजमी अपने असाइनमेंट्स या होम क्विज जो भी हैं उसको सबमिट कर दें। लेकिन जस्ट ये जो है सिलेबस में हमारा जो करंट आज का जो टॉपिक है ये इंक्लूड नहीं होगा। लास्ट वीक वैसे ही ऑफ था, उससे पहले का जो कंटेंट है दैट इज गोइंग टू बी पार्ट ऑफ योर सिलेबस फॉर मिड एग्जाम। ठीक है, सही है सर। और हमारे एक दो लेक्चर्स शॉर्ट हैं तो वो हम मिड के बाद उसको अरेंज करेंगे, so that is going to be part of the final exam. So excluding today's lecture, everything we have covered is part of your mid exam. मैं exact topic की listing आपको स्लेट पे अपलोड कर दूंगा। अच्छा, तो ये जो है जैसे मैं आपको बता रहा था कि यू नीड टू पिक एन ऑब्जेक्टिव ऑफ योर रिसर्च, आप किस तरह से, ताकि आप अकॉर्डिंगली उसके अपनी इन्वायरमेंट सेट कर सकें। तो आपका जो है वो ये हो सकता है कि आप क्लिक्स आइडेंटिफाई करें, आप नेटवर्क्स के अंदर उसकी रेजिलियंस आइडेंटिफाई करें। सो एनीथिंग दैट यू आर फोकसिंग ऑन एज पार्ट ऑफ योर एक्सपेरिमेंट, सो यू नीड डिफाइन दैट, ताकि आप अपने एक्सपेरिमेंट्स के अंदर जो जो सीक्वेंस ऑफ टेक्निक्स आप उसके अंदर रखोगे वो उसके साथ अलाइंड हो। आप कोई ऐसी चीज ना कंसिडर करें कि जो उसको आपके ऑब्जेक्टिव के साथ मैच ना करें। उसकी एक इजी एग्जांपल ये है कि फॉर एग्जांपल अगर मैंने एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क बनाया और उसके अंदर से मैंने स्ट्रॉन्ग कम्युनिटीज आइडेंटिफाई करनी है, सो देयर इज एन assumption के जो नोड्स ऑलरेडी वीक एजेस हैं, जो बहुत कम कनेक्शंस है जिनके, they are never going to be part of strong community because they have weak association. So वो weak communities का तो part बन सकते हैं, but they will never be part of strong communities. Strong communities में जो भी nodes होंगे वो आपस में densely connected होंगे, so उनकी जो individual degree है वो भी काफी high होगी। So इस वजह से अगर ये assumption हमारी hold करती है तो हम क्या करेंगे, हम पहले से डेटा सेट को प्री प्रोसेस करेंगे और उस प्री प्रोसेसिंग में हम उन सारे वीक नोड्स को रिमूव कर लेंगे। हम कोई क्राइटेरिया सेट कर लेंगे कि लेट्स से all the nodes that have degree less than a particular threshold उनको रिमूव करें। सो उससे क्या होगा, जब हम आगे एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट करेंगे सो हमारी कंप्यूटेशन कॉस्ट काफी कम हो जाएगी, बिकॉज the nodes that were never going to be part of strong communities are already eliminated। ठीक है, तो इस तरह से आपका जो भी ऑब्जेक्टिव है उसके साथ जो चीजें अलाइंड है या नहीं है, आप अकॉर्डिंगली प्री प्रोसेसिंग में वो काम कर सकते हैं। अगर मैंने वीक कम्युनिटीज आइडेंटिफाई करनी है, सो देन I may not be interested in nodes with high degree because they are going to be part of strong communities, वो densely connected हैं। So in that case I might apply an upper limit के जिन nodes की threshold से ऊपर डिग्री है उनको eliminate करें, because the main focus is on weak communities। हमारा ऑब्जेक्टिव ये हो सकता है कि स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी और वीक कम्युनिटी के बीच में, जिनको हम नेबर्स कहते हैं, ये वो नोड्स होते हैं जो स्ट्रॉन्ग में भी लिंक्ड होते हैं और वीक में भी लिंक होते हैं। सो उसको बिहेवियर उन नोड्स को अगर हम आइडेंटिफाई करना चाहते हैं, सो देन वी मे नॉट प्री प्रोसेस और रिमूव एनी ऑफ द नोड्स। सो इस तरह से आपने देखना है कि किस तरह से आपका जो नेटवर्क है, आप क्या एजम्पशंस हैं, आपके वेट्स जो हैं, आपके जो एजेस हैं वो वेटेड होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए। अगर वेटेड एजेस की से आपको फायदा नहीं हो रहा, आपने एज्यूम किया हुआ है कि इस एक्सपेरिमेंट में एजेस वेट्स आर नॉट गोइंग टू मैटर, तो आप उसको बाइनरी में रखें एंड दैट इज गोइंग टू बी मोर फास्ट। ठीक है, ये एज है या नहीं है। इस तरह से एक नोड की प्रॉपर्टीज क्या होनी चाहिए। सो बताने का मकसद ये है तो ऑब्जेक्टिव इज क्लियर, आप उसके अकॉर्डिंगली assumptions रख सकते हैं एंड दोज assumptions आर गोइंग टू help towards condensing and refining your results towards your objective। ठीक है, तो ये उसी तरह की है कि अगर आप क्लिक्स आइडेंटिफाई कर रहे हैं तो आपको ये काम करने चाहिए। सो वट एवर द ऑब्जेक्टिव इज, आप उसके अकॉर्डिंगली ये काम कर सकते हैं। अगर आपने वर्ड क्लाउड आइडेंटिफाई कर उसको पॉपुलेट करना है तो दीज द स्टेप्स यू वुड। अच्छा, फिर जो सेटअप है उसके लिए जैसे जैसे हमने बात की कि यू वुड ट्राई टू प्रेजेंट एवरीथिंग इन अ वे कि जो आपको बाद में एक्सपेरिमेंट्स रन करने के लिए आपको हर चीज जो है वो प्रिपेयर्ड फॉर्म में आ जाए। सो एट्रीब्यूट्स आपने क्या रखने हैं, आपने किस चीज को नोड रखना है, आपके नोड एक तरह के होंगे या मल्टीपल टाइप से होंगे। सो एवरीथिंग दैट यू डिसाइड इज गोइंग टू मेक एवरीथिंग रेडी फॉर द एक्सपेरिमेंट्स। आपका डेटा जो है वो नेटवर्क के फॉर्म में आ गया, यू हैव मेड सम assumptions that help you in complicated, now you are ready to run experiments on that network। ठीक है, प्रिपेयरिंग में ये कुछ और चीजें आ सकती हैं, जैसे हमने बात की कि सम डेटा सेट्स में हैव द एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन। जैसे अगर आपने उसके डेटा सेट्स देखे हों, ये स्टैनफोर्ड स्नैप के,
तो दे हैव डेटा सेट्स एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम सोशल नेटवर्क्स, और वो पर्टिकुलरली बने इस तरह से कि आप सोशल नेटवर्क्स की टेक्निक्स पे अप्लाई कर सकें, सो दे डोंट नीड एनी प्रिपरेशन, यू कैन डायरेक्टली रीड देयर डेटा इनटू एनी मॉडल और वो स्ट्रेट अवे काम करना स्टार्ट कर सकते हैं। फॉर सम अदर टाइप्स ऑफ डेटा आपको कुछ इररिलेवेंट इंफॉर्मेशन रिमूव करना पड़ेगा, कुछ को मॉडिफाई करना पड़ेगा, सो यू वुड नीड टू डू सम प्री प्रोसेसिंग बिफोर डेटा वुड बी रेडी फॉर कन्वर्टिंग इट इनटू अ कॉम्प्लेक्स नेटवर्क। हमारे पास ये डिसीजन आपने लेना है कि आप जो एक्सपेरिमेंट रन कर रहे हैं वो टाइम उसका इम्पैक्ट चेंज होगा कि नहीं। अगर ऐसा है तो आपको कुछ सिक्वेंशियल एनालिसिस करने पड़ेंगे और आपको जो भी नेटवर्क का स्ट्रक्चर है उसको ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ऑब्जर्व करना पड़ेगा और अकॉर्डिंगली आपने अपने एक्सपेरिमेंट्स भी करने पड़ेंगे। फॉर एग्जांपल, इफ यू आर सेइंग के हाउ पीपल ग्रो देयर कनेक्शंस ऑन लिंक्डइन, तो आपके पास डेटा होना चाहिए कि कोई भी जो नया यूजर था उसके पास 2018 में कितने कनेक्शंस थे, 19 में कितने थे, 20 में कितने थे। सो इन दैट केस यू नीड सिक्वेंशियल डेटा इन ऑर्डर टू रन दोज एक्सपेरिमेंट्स, क्योंकि आपका मेन फोकस जो है देयर इज समथिंग दैट नीड्स डेटा टू हैव टू बी इन अ सिक्वेंशियल फॉर्म। ठीक है, आपके पास एक, अगर आपने एक गिवन टाइम पे लिंक्डइन के सारे एसोसिएशंस ले लिए, सो दैट वुड नॉट बी सफिशिएंट टू आइडेंटिफाई और टू ऑब्जर्व बिहेवियर दैट यू आर लुकिंग इन। तो अगर मैंने ये देखना है कि कौन से लोग किस तरह के लोगों के साथ नेटवर्क में लिंक्डइन पे कनेक्शन बनाते हैं, सो उस केस में स्टैटिक डेटा मेरे लिए काफी होगा। if I am observing something like the behavior of a person over a period of time, so for that I would need to perform dynamic analysis, और उसके लिए मेरे पास sequential data होना चाहिए। अच्छा, अगेन assumptions हमने ऑलरेडी बात की कि अगर हमने नेटवर्क के रिलेटेड ये assumption रखनी है, these are the assumptions in relation to the complex network, not the data, कि हमारा जो प्रॉब्लम है क्या उसके केस में मल्टीपल पेरेंट्स हो सकते हैं, अगर हैं तो हम, या नहीं है तो हमें अपने नेटवर्क को अकॉर्डिंगली स्ट्रक्चर करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप ट्री स्ट्रक्चर को देखें तो ट्री में किसी भी चाइल्ड का मल्टीपल उसके पेरेंट्स सेम लेवल पे नहीं हो सकते, मल्टीपल लेवल्स पे हो सकते हैं लेकिन सेम लेवल पे मल्टीपल पेरेंट्स नहीं हो सकते। तो इस तरह से क्या हमारी एजम्पशन ये है, जो हमारा डेटा सेट है या जो प्रॉब्लम सिनारियो है जिसके अंदर से हम ये प्रॉब्लम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, अगर ऐसा है उसके अंदर, तो फिर हमें भी अपना नेटवर्क उसी तरह से कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा जो मल्टीपल पेरेंट्स अलाउ ना करें, ताकि हमारा जो एनालिसिस है वो एज क्लोज टू द रियल सिनारियो एज पॉसिबल। ठीक है, तो इस तरह से हमें ये तीन चीजों को ऑब्जर्व करना पड़ेगा। इसकी एग्जांपल ऐसी है कि लेट्स से हमारे पास एक टेक्स्ट का डेटा सेट है और उसके अंदर बहुत सारे डिफरेंट टॉपिक्स जो हैं वो डिस्कस्ड हैं, और मेरा काम ये है कि मैं वर्ड्स आइडेंटिफाई करूं एज कम्युनिटीज, जो और वो कम्युनिटी जो है वो एक टॉपिक को रिप्रेजेंट कर रहे हो। एंड व्हेन आई डू दैट एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ हायरार्की, तो मेरे पास मेन टॉपिक्स होंगे, जनरल टॉपिक्स होंगे और उनके नीचे सब टॉपिक्स होंगे। तो इज इट पॉसिबल कि हमारे पास जो है एक सब टॉपिक है वो मल्टीपल टॉपिक से आया हो? सो इन टेक्स्ट इट्स पॉसिबल। जैसे मेरे पास अगर मशीन लर्निंग है तो मशीन लर्निंग का पेरेंट जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी होगा, वो स्टैटिस्टिक्स भी होगा, वो डेटा माइनिंग भी होगा। तो मेरे पास इस तरह से एक ही सब टॉपिक के मल्टीपल पेरेंट्स हो सकते हैं। सो आई नीड टू इनकॉर्पोरेट दैट इनटू माय स्ट्रक्चर। इस तरह से अगर मैं किसी और डेटा सेट को रिप्रेजेंट करूं जिसके अंदर ये पॉसिबल नहीं है, सो आई वुड हैव टू टेक केयर ऑफ इट अकॉर्डिंगली। मेरा जो कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है वो रिसर्च पेपर्स को रिप्रेजेंट कर सकता है। इन दैट केस रिसर्च पेपर वुड बी अ नोड, और उसके अंदर जितने पेपर्स को साइट किया गया है वो सारे उसके एजेस हो जाएंगे। मेरा रिसर्चर मेरा नोड हो सकता है और जितने उसके को ऑथर्स हैं वो मेरे पास उसके एजेस हो सकते हैं। सो व्हाटएवर यू प्रिडिक्ट, अगर मैंने रिसर्च के पर्सपेक्टिव से देखना है तो रिसर्च के अंदर क्या एक पेपर जो है वो मल्टीपल टाइम साइट हो सकता है या नहीं हो सकता, एक ऑथर जो है वो किसी और ऑथर के साथ मल्टीपल पब्लिकेशंस कर सकता है नहीं कर सकता। सो व्हाटएवर द नेचर ऑफ दैट प्रॉब्लम सिनेरियो इज, आप उसकी असम्पशंस लेके अकॉर्डिंगली अपने नेटवर्क को स्ट्रक्चर करेंगे ताकि वो एक्चुअल जो ग्राउंड के अंदर जिस तरह से उस प्रॉब्लम की सिचुएशन है उसको आप नेटवर्क को रिप्रेजेंट कर सकें। ठीक है, सो पर्टिकुलरली यू नीड टू डिसाइड अबाउट द एजेस, द नोड्स के आपने क्या चीज किस तरह से रिप्रेजेंट करनी है, एजेस की टाइप्स क्या होंगी, वेट्स जो हमने अभी बात की,
एंड देन यू नीड टू, ये कुछ एल्गोरिदम्स हैं फॉर दैट पर्टिकुलर सिनेरियो कि अब अगर आपने ये डिसाइड कर दिया है तो अकॉर्डिंगली आपने इसको किस तरह से इम्प्लीमेंट करना है। प्री प्रोसेसिंग की जैसे हमने बात की कि वंस यू हैव कंस्ट्रक्टेड अ नेटवर्क तो आप कुछ क्लिपिंग करना चाहेंगे, कुछ ब्रांचेस को कट करेंगे जो आपके लिए आपकी ज़रूरत की नहीं है, एंड यू नीड टू डिफाइन अ क्राइटेरिया कि आप किस बेस पे वो कट करेंगे और आप अकॉर्डिंगली ये काम कर लेंगे, जिससे क्या हो कि जनरली कॉम्प्लेक्स नेटवर्क्स के डेटा सेट्स काफ़ी बड़े होते हैं। सो इफ़ यू हैव मिलियंस ऑफ नोड्स एंड सम नोड्स you clearly see before the experiment are not going to be helpful, so pre-processing में आपकी computational cost काफ़ी कम हो जाएगी। ये वो एनालिसिस वाला पार्ट है, जैसे मैंने आपको कहा कि आप थोड़ा सा अपने नेटवर्क की फील ले लें कि हाउ योर नेटवर्क इज बाय लुकिंग इनटू सम ग्लोबल प्रॉपर्टीज कि आपका नेटवर्क जो है वो, ऑल्दो दिस मे नॉट बी द ऑब्जेक्टिव ऑफ योर एक्सपेरिमेंट, लेकिन इट्स ऑलवेज बेटर कि आप इन चीज़ों को एवेल्युएट करें, अपने नेटवर्क को स्टडी करें बिफोर गोइंग फॉर द एक्चुअल एक्सपेरिमेंट। The same way you can look into some local properties also, and you can note them down. You can run algorithms and find these properties for the other data sets also जो आप अपने स्टडी के साथ अपने स्टडी में कंसिडर कर रहे हैं, और ये आपको बड़ी हेल्पफुल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगी कि इफ योर मॉडल इज डूइंग well for one data set and not so well for other data set, तो इन चीजों के ऊपर भी आप फोकस कर सकते हैं कि मेन रीजन जो है दैट में कम आउट ऑफ दीज लोकल एंड ग्लोबल प्रॉपर्टीज आल्सो। अगेन सम कोड डेमोन्स्ट्रेशन के अगर आपने ये काम करना है तो किस तरह से ये होगा, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। आप कोई भी जिस प्रॉब्लम को आप डील कर रहे हैं, कोई भी आप जो डेटा सेट लेंगे, जो एक्सपेरिमेंट जिस तरह से रन करेंगे, द एल्गोरिथम इज गोइंग टू चेंज अकॉर्डिंग टू दैट। लेकिन ये जस्ट मैं आपको एक दिखाने के लिए था कि अगर आपने लेट्स से रिकर्सिवली कम्युनिटीज को स्प्लिट करना है तो वो इस तरह से होगा। आपने ऑब्जर्व किया होगा ये कोड जो है, ये हमारा जो हमने जो कम्युनिटी डिटेक्शन की जो टेक्निक यूज की थी उसके वहां से लिया गया है, जिसमें हम लेप्लाशियन के थ्रू फीडलर वेक्टर आइडेंटिफाई कर रहे थे, एंड थ्रू दैट वी वर स्प्लिटिंग और नेटवर्क इनटू टू कम्युनिटीज। और हम ये काम रिकर्सिवली कर रहे थे, जिससे हमारे पास पूरा नेटवर्क जो है वो कम्युनिटीज में स्प्लिट हो रहा था इन द फॉर्म ऑफ अ ट्री, वेयर the leaf nodes were representing the most basic or the most specific topics, and जो mid में थे they were representing intermediate or generic topics, and at the root we have the data set। ठीक है। अगेन अच्छा, फिर जब आप कम्युनिटीज डिटेक्ट कर लें, इन केस यू आर गोइंग फॉर द कम्युनिटी डिटेक्शन, अगर आपका मेन ऑब्जेक्टिव ये है, सो स्टिल नॉट ऑल कम्युनिटीज में बी हेल्पफुल। आपने अगर उस लेक्चर में देखा हो, वी आल्सो डिस्कस सम कम्युनिटी फिल्टरिंग अप्रोचेस। सो अब आपने क्या किया, डेटा सेट को प्री प्रोसेस किया, कम्युनिटीज एक्सट्रैक्ट की, बट स्टिल नॉट ऑल कम्युनिटीज में बी हेल्पफुल, एंड यू मे स्टिल वांट टू फिल्टर सम ऑफ द कम्युनिटीज, एंड इन दैट केस आप ये काम कर सकते हैं। जनरली होता क्या है कि अगर हम कम्युनिटी डिटेक्शन हमारा ऑब्जेक्टिव है तो डेटा सेट के अंदर नॉइज होगा। तो जब आप कम्युनिटीज डिटेक्ट कर रहे हैं तो कुछ नॉइज जो है वो प्री प्रोसेसिंग में से बाईपास हो जाएगा। तो व्हेन यू परफॉर्म कम्युनिटी डिटेक्शन तो आपके पास कुछ कम्युनिटीज ऐसे होंगे जो वाकई मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन को, मीनिंगफुल एसोसिएशंस को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, एंड सम ऑफ द कम्युनिटीज में बी vague, they they may not have that strong association, or generally वो noise को represent करता है। Since noise is scattered and that is not having like good association with the other communities, so generally you would see कि noise may also be represented as separate communities of their own। तो अगर आप इस तरह के कुछ communities को detect कर लेते हैं, जैसे अगर आपने देखा हम community evaluation techniques भी use कर रहे थे, so with the help of those हमें पता चल जाता है कि कौन सी communities जो हैं वो ज्यादा हमारे काम की हैं। सो बेस्ड ऑन दैट वी कैन अप्लाई सम फिल्टरिंग अप्रोच, और हम कुछ अनवांटेड कम्युनिटीज को फिल्टर ऑफ कर सकते हैं। अगेन जैसे मैंने आपको कहा कि दैट वुड प्रोड्यूस सम आउटकम। अगर कम्युनिटी डिटेक्शन आप कर रहे हैं तो आपकी कम्युनिटीज कितनी आपने आइडेंटिफाई की और उनकी स्ट्रेंथ क्या है, सो दैट वुड बी द आउटकम। एंड देन द एवेल्युएशन में भी कि आपनी कम्युनिटीज जो हैं, जो आप स्ट्रेंथ उसकी एवेल्युएट कर रहे हो, इज दैट बेटर एज कम्पेयर टू द एग्जिस्टिंग अप्रोचेस। तो अगर आप ज्यादा स्ट्रॉन्ग कम्युनिटीज आइडेंटिफाई कर रहे हैं, बेहतर कम्युनिटीज निकाल रहे हैं, ज्यादा कम्युनिटीज निकाल रहे हैं, सो इट वुड बी like a token of improvement in the results based on the technique that you have proposed। ठीक है। तो इस तरह से this is the basic flow के जो आप इस तरह के रिसर्च में आप उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है। these are some of the common topics जो generally सोशल नेटवर्क बेस्ड रिसर्च के लिए यूज होते हैं। फेक न्यूज आइडेंटिफिकेशन,
फेक न्यूज हमारा एक एमएस का स्टूडेंट जिशान नजर ऑलरेडी उस पर काम कर भी रहा है, लेकिन हिज मेन फोकस इज जस्ट ऑन द टेक्स्ट इन द न्यूज, तो वो नेटवर्क को नहीं ऑब्जर्व कर रहा। फेक न्यूज के ऊपर काफी ज्यादा काम जो है वो सोशल नेटवर्क्स के अंदर भी हो रहा है, जिसमें अगर आपके पास नेटवर्क स्ट्रक्चर भी हो और फेक न्यूज भी हो, तो आप न्यूज के कंटेंट को भी देखेंगे और आप उस नेटवर्क के स्ट्रक्चर को भी देखेंगे कि अच्छा ये इंफॉर्मेशन जो प्रोवाइड कर रहा है वो बंदा किस तरह का है, इससे पहले वो किस तरह की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता रहा है, और उसके नेटवर्क में जो डिफरेंट उसके लिंक्स हैं वो लोग कैसे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, उनका लाइक या जो दूसरा जो भी एक्सप्लिसिट रिस्पॉन्स है वो किस तरह से है, कमेंट्स क्या कर रहे हैं। सो फेक न्यूज डिटेक्शन जो है इस पे ज्यादा काम ऑनलाइन सोशल नेटवर्क्स के अंदर इसलिए भी ज्यादा हो रहा है बिकॉज वही मेन मीडियम है फेक न्यूज जिस पे ज्यादा फ्रीक्वेंटली प्रोपेगेट करती है। तो अगर आप फेक न्यूज को प्रोसेस कर रहे हैं ऑन सोशल नेटवर्क्स विद द नेटवर्क इंफॉर्मेशन अवेलेबल, तो अब आप दो चीजों को देखेंगे कि टेक्स्ट के अंदर क्या है, वो कितना फेक हो सकता है, और उसके ऊपर सोशल बिहेवियर क्या है लोगों का। सो कंबाइनिंग द टू, आप इस तरह से सोशल नेटवर्क के अंदर फेक न्यूज डिटेक्शन कर सकते हैं। साइबर बुलिंग के ऊपर आप कर सकते हैं। सो अगेन यहाँ पे भी हमारे लिए दोनों चीजें इंपॉर्टेंट होंगी कि जो कंटेंट है वो कितना बुलिंग स्पेसिफिक है और लोगों का बिहेवियर किस तरह का है। मतलब जो डिफरेंट जो लोग हैं जो इस बुलिंग के अंदर इन्वॉल्व हैं, वो उनके जो रिस्पॉन्सेज हैं वो कितने फ्रीक्वेंट हैं, इससे पहले वो बाकी लोगों के साथ किस तरह से कम्युनिकेट कर रहे हैं। तो अगर हमारे पास नेटवर्क स्ट्रक्चर है वो किस तरह के लोगों के साथ कनेक्टेड है, सो दैट इज गोइंग टू बी हेल्पफुल टूवर्ड्स फाइंडिंग सच बिहेवियर कि हम टेक्स्ट को भी प्रोसेस कर रहे हैं और साथ में उन नेटवर्क का जो स्ट्रक्चर है उसको भी प्रोसेस कर रहे हैं। तो इस केस में हमारे पास सोशल नेटवर्क भी का जो कॉम्प्लेक्स नेटवर्क के तौर पे हम उसको कंस्ट्रक्ट भी कर लेंगे और उसके साथ उस नेटवर्क के अंदर हम टेक्स्ट को भी पॉपुलेट कर देंगे आइदर एज प्रॉपर्टीज ऑफ सर्टेन नोड्स या एजेस की प्रॉपर्टीज के तौर पे, एंड दैट इज गोइंग टू फर्दर हेल्प द डिटेक्शन ऑफ साइबर बुलिंग। बिहेवियर एनालिसिस इन जनरल, अगर आपने किसी का बिहेवियर एनालाइज करना है कि either that person is aggressive, that person is cold hearted, whatever the behavior is, आप उस तरह से उसको सोशल नेटवर्क के ऊपर कर सकते हैं कि ये नेटवर्क है and this is the responses that this person is getting in the form of comments, या वो खुद क्या कर रहा है, क्या चीजें शेयर कर रहा है, और आप उसके बिहेवियर उसके ऊपर डिटेक्ट कर सकते हैं। Spam reviews again can be detected in the form of a network. Anomaly detection in network, जिस तरह से टेक्स्ट या दूसरे इमेजेस या दूसरे डेटा सेट्स में आपके पास एनॉमलीज होते हैं, सो सोशल नेटवर्क्स में भी वो बंदा, इन केस यू आर हैविंग नोड्स एज पीपल, तो उस केस में वो इंडिविजुअल जिसका बिहेवियर जो है दैट इज वेरी मच डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द पीपल, सो यू कैन डिटेक्ट हिम एज एन एनॉमली, और फिर आपने उसके साथ क्या करना है, डेट में that you may decide as part of your finding. Let's say आपने कोई लोग जो है वो अकाउंट बना के फिर आगे उसको लोगों के साथ कनेक्ट नहीं कर रहे, सो यू मे थिंक ऑफ दैट बिहेवियर एज एन एनॉमली, क्योंकि ज्यादातर लोग अकाउंट बना के ज्यादा लोगों के साथ नए कनेक्शन बनाते हैं, सो यू मे वांट टू कनेक्ट टू सजेस्ट मोर रेलेवेंट कनेक्शंस टू दैट पर्सन। तो इस तरह से, और आइदर यू मे पुट एन अलार्म ऑन दैट अकाउंट के ये शायद फेक अकाउंट है। सो इस तरह से anomaly detection on social networks is a problem of its own. Online social influence जो है that is going to be one of our future topics also, सोशल सोशल जो नेटवर्क्स हैं या इस तरह के जो दूसरे मीडियम्स हैं उसमें किस तरह से लोग अपने बिहेवियर के थ्रू दूसरे लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं, और वही इन्फ्लुएंस उनका यूज हो सकता है मार्केटिंग के लिए या फॉर एनी अदर पर्पसेस। नेटवर्क क्लस्टरिंग या कम्युनिटी डिटेक्शन की हमने बात की। मार्केटिंग के लिए किस तरह से आप नेटवर्क्स को प्रोसेस कर सकते हैं। इंफॉर्मेशन डिफ्यूजन जो है दैट इज अनदर इम्पोर्टेंट टॉपिक जो हमारा लेट्स सी हम इसके बाद स्टार्ट करेंगे कितना हम उसको कवर कर सकते हैं। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि एक नेटवर्क के अंदर इंफॉर्मेशन डिफ्यूज कैसे करता है या वो प्रोपिगेट कैसे करता है। अब देखें कि लेट्स से मैंने एक पोस्ट कर दी है कि पाकिस्तान केपी का लेट्स से एजुकेशन मिनिस्टर जो है वो चेंज हो गया है। सो आई हैव शेयर्ड अ न्यू पीस ऑफ इंफॉर्मेशन इनटू माय नेटवर्क। ठीक है, अब वो इंफॉर्मेशन जो है दैट इज ओनली सिंस हमारा जो सोशल नेटवर्क है फेसबुक या ट्विटर या जो भी आप यूज कर रहे हैं, दैट इज अ लोकल नेटवर्क। लोकल इन द सेंस के
मुझे सारे ट्विटर के यूजर्स नहीं देख रहे हैं, मुझे सारे फेसबुक के यूजर्स ऑब्जर्व नहीं कर रहे हैं। इनफैक्ट माय डायरेक्ट कनेक्शंस आर ओनली ऑब्जर्विंग माय बिहेवियर। सो उनको डायरेक्टली पता चल जाएगा कि मैंने क्या इन्फॉर्मेशन शेयर की है, एंड देन मे बी वो उसके ऊपर कमेंट करें या उसको फर्दर रीपोस्ट कर दें और उससे उनके फ्रेंड्स तक वो इन्फॉर्मेशन चली जाएगी। सो दिस इज काइंड ऑफ अ कैस्केडिंग फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन और कैस्केडिंग डिफ्यूजन के हमारी जो इंफॉर्मेशन इस तरह के लोकल नेटवर्क्स के ऊपर शेयर होती है, वो स्टेप आफ्टर स्टेप जो है वो प्रोपेगेट करती है, वो डिफ्यूज करती है और लार्जर पॉपुलेशन तक वो चीज पहुंचती है। दूसरे हमारे पास जो है वो एक्सपेरिमेंट्स हम यहाँ पे रन कर सकते हैं, वो आपके रिसर्च के टॉपिक्स हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल ग्रुप कम्युनिटी स्ट्रक्चरल इक्विवेलेंस, this is basically comparing different communities for similarity in their structure। इसका मेन जो एप्लीकेशन या यूज केस क्या हो सकता है कि लेट्स से कोई कम्युनिटी है, मे बी इन ब्राजील, मे बी इन सम अदर कंट्री, इन चिली के, जिसके अंदर जो कम्युनिटी है वो दैट इज बीइंग डिटेक्टेड टू बी इन्वॉल्व इन बुलिंग प्रैक्टिसेस। अब अगर आपने अपना पाकिस्तान का लेट्स से कम्युनिटी डिटेक्शन कर ली है एंड आप कम्युनिटी के जो स्ट्रक्चर है उसको कंपेयर करें उसके साथ, सो इफ यू फाइंड समथिंग सिमिलर, सो दैट मे रेज एन अलार्म के दैट कम्युनिटी में आल्सो बी इन्वॉल्व्ड इन अ बुलिंग टाइप ऑफ रिलेशनशिप। लेकिन उसमें थोड़ा सा आपको ये ख्याल रखना पड़ेगा कि सोशल नेटवर्क्स जो है उसमें हमारे सोशल बिहेवियर भी बड़ा रोल प्ले करता है, एंड दैट इज लाइक डिफरेंट फॉर पीपल लिविंग इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। तो जिस तरह से हम सोशली इंटरेक्ट करते हैं इन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, दैट मे बी वेरी मच डिफरेंट फ्रॉम हाउ पीपल इन रशिया और अमेरिका इंटरेक्ट ऑन सोशल नेटवर्क्स। तो अगर आप इस तरह के कम्युनिटीज डिटेक्ट करके उन अगर कम्युनिटी बेस्ड इक्विवेलेंस इवेल्युएट कर रहे हैं, कम्युनिटीज को कंपेयर कर रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा ये देखना पड़ेगा कि उनके कल्चर्स के बीच में सिमिलैरिटी कितनी है। स्ट्रक्चर होल्स आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं नेटवर्क्स के अंदर। होल्स आर बेसिकली द पार्ट्स दैट दे आर द मिसिंग बिट्स के अगर आप जो नेटवर्क्स को वीक करते हैं, एंड यू इफ यू वुड एस्टेब्लिश दोज एजेस, तो उससे क्या होगा, आपका नेटवर्क जो है वो काफी स्ट्रांग हो जाएगा। होमोफिली इज बेसिकली द पीपल हैविंग सिमिलर काइंड ऑफ बिहेवियर, similar nature of their activities or work, और उसके बीच में वो they generally have strong association with each other. Social networks generally we are talking about millions or hundreds of thousands of nodes, तो इस वजह से visualization can be a very important research topic for such networks, क्योंकि generally the visualization is not good enough because the data is such huge के हम उसको चाहते हैं कि हम अच्छे तरीके से इन अ सिंगल व्यू चीज़ों को विजुअलाइज़ करें। सो यू मे कम अप विद डिफरेंट विजुअलाइजेशन अप्रोचेस, जो से वो कोई भी स्पेसिफिक मसला जो है, लेट्स से कम्युनिटी की जो डिटेक्शन है, जो स्पैम है या जो साइबर बुलिंग है, उस चीज़ को आप अच्छे तरीके से विजुअलाइज़ कर सकें। एंड देन अगेन एज वी सेड के अगर आप कोई बिहेवियर बेस्ड एनालिसिस कर रहे हैं दैट रिक्वायर्स डेटा टू बी ऑब्जर्व्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, तो आपको कुछ टेम्पोरल एनालिसिस जो है वो उसके जो सीक्वेंशियल अप्रोचेस है उसके ऊपर जाना पड़ेगा। So that was generally an overview of the kind of research that is being conducted in social networks, और मैंने इसके ऊपर आपको कुछ papers share किए हैं which is your assignment। तो I thought that this would be helpful ताकि आपको उस assignment में उसको complete कर सकें। ठीक है जी। यस सर। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट कर लेते हैं, लेकिन उसको जल्दी एंड कर लेते हैं, और उसकी जो रिमेनिंग पार्ट की जो रिकॉर्डिंग है वो मैं फिर आपके साथ बाद में शेयर कर लूंगा।